हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर के अंतर्गत हमारा इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है, जिसके अंदर हमने अब तक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, लेवल्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमने पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल नेमली आते थे। स्ट्रेटेजी का नेचर क्या है, परफेक्ट कभी नहीं होती, और हमने कहा था कि स्ट्रेटेजी कैन बी प्रोएक्टिव, कैन बी रिएक्टिव, और समटाइम स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि भाई इट कैन हैव द रेवोल्यूशनरी इफेक्ट आल्सो, जहां पर हमने यूपीआई के एग्जांपल की बात की थी। देन वी टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज वेल। हमने कहा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, कई सारे पॉइंट्स हमने जो है पढ़े थे और हमने कहा था जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही इंपॉर्टेंस के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि इट्स अ कॉस्टली अफेयर, टाइम कंज्यूमिंग है, कस्टमर का रिस्पॉन्स जानने में, कस्टमर का स्ट्रेटेजी जानने में हमें समय लगता है, एकदम से पता नहीं चल जाता, और जो एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट नेचर का रहता है, राइट। उसके बाद हमारे सामने इस चैप्टर का जो थीम पेंडिंग है वो क्या चीज है, हमारे सामने चैप्टर का एक मेन टॉपिक पेंडिंग है, जो कि है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, ये सब चीजें इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिफाइन की गई हैं। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या लगता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, सॉरी स्ट्रेटेजिक इंटेंट कहते हैं कोई भी बिजनेस जो चल रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है, आपके लिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट का होना और उस इंटेंट को जानना बड़ा आवश्यक है। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जाना कहां चाहते हो, पर्पस क्या है, मन में क्या है, करना क्या है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इट इज सेड इफ अ बिजनेस इज नॉट हैविंग एनी स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आप एमलेस हो, जी तो रहे हो एक इंसान की तरह, लेकिन पता नहीं करना क्या है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अराउंड ही आपका विजन, आपका मिशन, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अलाइन होंगे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट अगर ना हो तो कहने को तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं तो कब तक लॉस में रहकर कर पाएंगे। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का होना बेहद आवश्यक है। एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंपनी के विजन और मिशन स्टेटमेंट्स के द्वारा नजर आती है। तो तैयार हैं हम इस कॉन्सेप्ट पर जाने के लिए, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। आइए स्टार्ट किया जाए। इस चैप्टर का लास्ट मेजर रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इसमें काफी कुछ मैं नोटिंग भी आपको करवाऊं। हाँ जी, सबसे पहले आ रहे हैं हमारे सामने स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कहते जी इट इंप्लाइज द पर्पसेस, इट इंप्लाइज द पर्पसेस which an organization endeavors to achieve and what it stands for। बिल्कुल बेसिक जानना चाहते हैं कि भाई क्या पर्पस है, अचीव क्या करना चाहते हो। थ्री इडियट्स मूवी है ना, उसमें जो प्रोफेसर साहब क्लास में पूछते हैं व्हाट इज अ मशीन, आमिर खान जी खड़े होकर जिप ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं और चतुर रामालिंगम रटी रटाई डेफिनेशन बोल देते हैं। तो प्रोफेसर साहब आमिर खान से पूछते हैं अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो वही चीज है यहाँ। अरे भाई करना क्या चाहते हो, एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो, पर्पस क्या है तुहार बा, ये तो पता लगाओ। तो वही जो पर्पस है उहे कहे हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट बा। इट इज अ स्टेटमेंट that provides a perspective of the means which will lead the organization to reach its vision in the long run। ये ऐसा स्टेटमेंट है बेसिकली जो कि तुम्हारे लॉन्ग रन में जो विजन है कि हमें यहां तक पहुंचना है, वहां तक तुम्हें पहुंचने में मदद करेगी, या ऐसे कहो बार बार तुम्हें याद दिलाएगी कि भाई तेरे जीवन का ये पर्पस है, कहीं अपने पाथ से भटक मत जाना। स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर। ये की लाइन याद रखनी है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर। कुछ और इसके बारे में बातें। स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve the strategic objective। क्या बोल रहे, it provides the framework। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक फ्रेमवर्क देगी,
स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपको एक फ्रेमवर्क देगा, उसी के अंदर रहकर आप अपनी जो डायरेक्शन है उसे निश्चित करोगे। इसी के अंदर रहकर आप अपनी डायरेक्शन निश्चित करोगे, प्री डिटरमाइंड कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, और उसी डायरेक्शन में जाते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक इंटेंट को अचीव करने के लिए जो जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को बनाओगे और उनको अचीव करते जाओगे। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक फ्रेमवर्क दे रहा है कि भाई इस दायरे के अंदर रहते हुए काम करना है। जैसे कि हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है, हर किसी की फैमिली अलग होती है, तो मान लो आपने अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। कुछ बच्चे आप देखते हो बचपन से ही टॉपर 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 रहे होते हैं, तो उनका एक फ्रेमवर्क है, उन्हें उस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाँ, जो हमारा लाइफ का ये एग्जाम चल रहा है हमें इसमें फटाफट से पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, एंड वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्फ इन अ वेरी अर्ली एज एट अ गुड पोजीशन इन द कॉर्पोरेट या फिर लेट्स से फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे एक माइंड में थॉट आ गया। कुछ बच्चे होते हैं एवरेज हैं, कुछ है जो स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो हर एक का एक फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क के अराउंड रहकर, उसी फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर आप अपनी चीजों को करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंपनी को उसका एक फ्रेमवर्क दे रहा है कि भाई ये तेरा दायरा हो गया, इस दायरे में रहकर तूने अपनी डायरेक्शन देनी है, और उस डायरेक्शन के अंतर्गत पहुंचने के लिए अपने एंड गोल तक कई सारे तुम्हें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, उन्हें बनाते जाओ और उन्हें रियलाइज करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली तुम वहां तक अपने एंड तक पहुंच जाओगे। देन इट सेज क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट होना और उसकी एक्सट्रीम क्लैरिटी होना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड साइज। कोई भी इंसान है जो जी रहा है, अगर आप कुछ कर रहे हो, मान लो मैंने पूछा सीए क्यों कर रहे हो, आप कहते ये रीजन है, मैंने कहा अच्छा, थोड़ी देर कहते सर एक और रीजन है, मैंने कहा अच्छा बता, 5 मिनट कहते सर रीजन तो एक और है, मैं आपको बताऊं ये सा भी है, और तीनों रीजन ऐसे हैं जो अलग अलग से लग रहे हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है। कर तो रहे हो सीए, कितने सारे लोग ऐसे हैं सीए करने के बाद, हाँ जी सुनना, आपको यार इतनी महंगी, इतना मतलब एफर्ट लगाकर जवानी खर्च करके सीए बनने के बाद कोई इंसान इस प्रोफेशन को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, 11th 12th में नॉन मेडिकल या मेडिकल ले लिया, फिर आ जाते हैं कॉमर्स में, क्योंकि उनकी इंटेंट उस समय पर क्लियर नहीं थी। दे डिड नॉट हैव द क्लैरिटी व्हाट दे वांट टू डू। सिमिलरली कई सारे लोग सीए में आ गए, कर भी ली, सीए बन गए, कहते यार मजा सा नहीं आ रहा, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, तो वो किसी और चीज में घुस जाते हैं। या फिर कई बार बच्चा आता है, फाउंडेशन सीपीटी वगैरह क्लियर किया, इंटरमीडिएट क्लियर किया, कहते मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऐसा पाथ अपनाया है। तो आप समझ रहे हो, अगर क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं कि आप जीवन में जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, लेकिन हो सकता है अगर क्लैरिटी होती तो मैं उसको आज से 3 साल के अंदर कर पाता, लेकिन क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है तो 3 साल तो मैंने ऐसे जीवन में इधर उधर की चीजों में लगा दिए, मुझे लगा कि ये कर लूं वो कर लूं, और 3 साल बाद याद है अरे बाप रे, ये तो मैं करना ही नहीं चाहता, मैं तो कुछ और करना चाहता था। तो जो चीज भाई 3 साल में हो सकती थी, 3 साल के बाद तो वो शुरू हो रही है। हो सकता है आपको कुल मिलाकर 6 7 8 साल लग जाए उस चीज को करने में जो बहुत जल्दी हो सकती थी। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, बड़ा जरूरी है आपके लिए विद क्लैरिटी पहचानना, सो दैट आप फ्यूचर में अपना ग्रोथ पाथ पर जा सको और सक्सीड कर सको। और कहते ये मैटर नहीं करता भाई तुम्हारा नेचर क्या है, किस इंडस्ट्री में हो, क्या साइज है तुम्हारा, छोटे हो बड़े हो, अरे भाई क्या नेचर है क्या साइज है, ये मैटर नहीं करता। क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट हर किसी के लिए बड़ी आवश्यक होती है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज जनरली स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म्स, कहते ब्रॉड टर्म में बात करें तो यही चीजें, लेकिन अगर प्रिसाइजली बोलें इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्स टू बी अचीव्ड ऑपरेशनली, दैट इज योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सीधी सीधी बात करें, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हम रियलाइज करना चाहते हैं कि भाई ये है हमारा इंटेंशन, ये मैं अचीव करना चाहता हूं, दिस इज माई एम, आई वॉन्ट टू डू दिस, तो ये है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ठीक है, हमने कुछ नोट्स बनाए थे, नोट्स में कुल मिलाकर 5 पॉइंट लिख चुके हैं, यहां पर नंबर 6 लिखना। मैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के लिए कुछ और अच्छी लाइंस आपको लिखवा रहा हूं। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट लिखेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन
organization without strategic intent, an organization without strategic intent is directionless. An organization without strategic intent is directionless, and business can easily get lost. Business can easily get lost and drift aimlessly. स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो इतनी आवश्यक है कि इसके बिना एक तरह से आप डायरेक्शन लेस हो, चल तो रहे हो लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है बड़े इजीली बीच में रास्ते में गेट लॉस्ट, यू कैन गेट लॉस्ट एंड ड्रिफ्ट एमलेसली। चल तो रहे हो, घिसड़ घिसड़ कर चल रहे हो, एम कोई नहीं है, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होना बड़ा आवश्यक है। और लिखेंगे हैविंग a strategic intent allows having a strategic intent allows businesses to make the decisions, allows the businesses to make the decisions with clarity and certainty. Having a strategic intent allows the businesses to make the decisions with clarity and certainty. अगर strategic intent clear होगी तो डिसीजन क्लैरिटी से ले पाओगे, सर्टेनिटी से ले पाओगे, क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए हमेशा एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट रहेगी। मान लो कभी डिसीजन ले रहे हो और डायल में आ गया कि यार ये डिसीजन लेने से मैं उस गोल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट कि यार मेरा इंटेंशन क्या है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे जाना कहां तक है, वेयर डू आई विश टू लैंड, पहुंचना कहां है मुझे। अगर आपको लगता है जो डिसीजन ले रहे हो अगर वो उस गोल तक पहुंचने में मदद करेगा देन डेफिनेटली यू कैन टेक दैट डिसीजन। अगर लगता है कि नहीं ये उस एम तक मुझे नहीं पहुंचाएगा, मेरा एम जा रहा है इधर, ये डिसीजन लेने से मेरी डायरेक्शन चेंज होगी, देन डोंट टेक द डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होना बड़ा आवश्यक है। नेक्स्ट, strategic intent is the foundation. Strategic intent is the foundation of any successful business. Strategic intent is the foundation of any successful business, and it is essential that companies have it is essential that companies have a clear idea of their goals in order to achieve them. It is essential that companies have a clear idea of their goals in order to achieve them. ठीक है ना, कंटेंट कम नहीं रहना चाहिए, जो किताब में लिखा है वो भी है, कुछ और अच्छी लाइंस जो है मुझे लगा ये लिखवानी चाहिए तो मैंने ये भी लिखवा दी। ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस इन एग्जाम, तभी आपको लिखवाइए। कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस उठाकर देखोगे दे डेफिनेटली विल हैव देयर स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड इट इज असेंशियल ऑल्सो बिकॉज कंपनीज हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ देयर गोल्स। जो हमने पिछले पॉइंट में भी बात कही कि आप जब कोई भी डिसीजन ले रहे हो द डिसीजन विच यू आर टेकिंग शुड बी अलाइंड विद योर गोल, कि भाई मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, जो मैं आज डिसीजन ले रहा हूँ क्या वो मेरे गोल तक पहुंचने में मुझे मदद करेगा या नहीं करेगा। तो हमें इस तरह से सोचकर चीजों को करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट सर कहाँ लिखी होती है, सर बताना किसी कंपनी की। मैं फिर से रिपीट कर दूं, थोड़ी देर पहले कहा था स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज इम्बाइब्ड इन द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, उन विजन और मिशन स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट हमें नजर आती है। अगर आप वापस जाएंगे एक बार मेरे साथ यहां
एक बार मेरे साथ यहाँ पर वापस आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बाजू में विजन, अरे ये तो चलिए ना पेन, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। आप यहाँ पर देखोगे पहला हेड आ रहा है विजन, थोड़ी देर जाएंगे आगे मिशन, उसके बाद आगे जाएंगे आपको मिलेगा, कहाँ गए भाई, आ जाओ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद जाएंगे तो एक टॉपिक मिलेगा वैल्यूज या वैल्यू सिस्टम। ठीक है, इसमें से जो मेन है हमारा दैट इज विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। वैल्यू सिस्टम है इसी का पार्ट है लेकिन इंटेग्रल पार्ट एक तरह से नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक डायग्राम आपके सामने आ रहा है, so this is my strategic intent, this is my strategic intent, these are vision, mission, goals and objectives. विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डायग्राम को समझना है आराम से मेरे साथ, पहले एक बार इसे कंप्लीट कर दें। हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट के चार मेन कोर एरियाज हैं, विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने कहा स्ट्रेटेजिक इंटेंट होना बड़ा आवश्यक है, और स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है इट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। सबसे पहले आता है विजन, जो बताता है कि आप फ्यूचर में कहां तक पहुंचना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश, इट इज ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर। देन विजन के बाद आता है मिशन। विजन इज अबाउट द फ्यूचर बट मिशन इज अबाउट टुडे। विजन ने क्या बोला, व्हाट आई वांट टू अकम्प्लिश, हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन द मिशन स्टेटमेंट। विजन बताता है कहां जाना है, मिशन बताता है क्या करते हुए जाना है, कैसे पहुंचना है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, नॉर्मली गोल और ऑब्जेक्टिव को एक जैसा समझा जाता है, बट यहां पर जो गोल है वो बेसिकली ओपन एंडेड एट्रीब्यूट है। गोल इज ओपन एंडेड एट्रीब्यूट, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लोज एंडेड होता है। प्रिसाइज टर्म से बताता है कि भाई अपने को ये करना है। गोल क्या बोलेगा कि यस लेट्स से वी वांट टू बी पोजीशनड एज द मार्केट लीडर, क्या है, गोल है। क्या करने से मार्केट लीडर बनोगे, ऑब्जेक्टिव हमने कहा वी हैव टू इंक्रीज आवर सेल्स बाय 30% ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। लेट्स से अगर इस बार 100 करोड़ थी तो अगले 2 साल में मुझे 130 करोड़ तक इसको लेकर जाना है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव। एंड ये सभी चीजें स्ट्रेटेजिक इंटेंट से निकलती हैं। इन सभी में आपकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट हमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम में अगर आ गया स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आपको ये डायग्राम बनाना है, इट विल फेच यू डेफिनेटली सम एडिशनल मार्क्स, नोट कीजिए।
चलिए, आई होप ये हो गया है नोट। आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंडेंट का बेसिक हमने सीख लिया। नाउ वी मूव हेड। विजन क्या है? विजन, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। जहां तक पहुंचना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार है हमारे पास। जैसे कहते हैं ना चीज को विजुअलाइज करना, मैं कहता हूं भाई विजुअलाइज करो, सीए इंटर का रिजल्ट आ रहा है, रोल नंबर भरा साइट पर जाकर, एंटर क्लिक किया और सामने लिखा है पास। विजुअलाइज कीजिए व्हाट शैल बी द मोमेंट। विजुअलाइज कीजिए जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, सीए फाइनल का एग्जाम पास हो गया, आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है। विजुअलाइज कीजिए आपकी जॉब का पहला दिन, आपकी प्रैक्टिस का पहला दिन। विजुअलाइज कीजिए अपने सपनों को, वही है विजन। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड बाय फाइनली, हम कहां पहुंचना चाहते हैं। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस and provides a glimpse of what you would like to become in the future. It depicts the organization's aspirations. तुम्हारी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। It gives a glimpse of what you would like to become in future. फ्यूचर में कैसा बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो, वो होता है विजन। जैसे कि हर कंपनी का अपना एक विजन स्टेटमेंट होता है। एचडीएफसी बैंक के बारे में सब जानते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने अपना विजन क्या बनाया? एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया, हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला इंडियन बैंक बनना है कि इंडिया में हम इस तरह की सर्विसेज देंगे, द पीपल विल से कि भाई क्या बात है, वर्ल्ड क्लास सर्विस है, मजा आ गया। ये है एचडीएफसी बैंक का विजन स्टेटमेंट। तो यही तो हम कह रहे हैं, आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, वो आपका विजन रहता है। और भी लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, एक दो मैं भी लिखवाऊंगा आपको विजन के बारे में। लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। इट इज अबाउट फ्यूचर। विजन में लिख रहे हैं इट इज अबाउट फ्यूचर। विजन इज what you want to accomplish. Vision is what you want to accomplish. ये फ्यूचर के बारे में है, आप क्या accomplish करना चाहते हैं वो बताता है विजन आपको। बहुत सारे और भी पॉइंट्स लिखे हैं, काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जो जो मेन होगा उसको रीड करते रहेंगे। Strategic vision delineates the management aspirations for the business, providing a panoramic view of where we are to go and a convincing rationale why this makes good business sense for the company. तो विजन जो है वो मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस बताता है, हमें कहां तक पहुंचना है, और उसके पीछे उनका एक राशनल होता है कि हम इस बिजनेस में क्यों हैं, व्हाई इट मेक्स अ गुड बिजनेस सेंस। अगर एचडीएफसी आज ने बैंक है तो वो बैंक क्यों है, ये उसके कॉर्पोरेट लेवल के लोग जानते हैं। स्ट्रेटेजिक विजन पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, charts a strategic path to be followed in future and molding the organizational identity. इंग्लिश है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि आपको रट्टा मारना है इसका, वो हमें विजन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रहे, विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कहते जितना अच्छा आपका विजन होगा, अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस टू द स्टेक होल्डर्स एंड हेल्प्स टू steer the energies of company's personnel in a common direction. Very important line. We will try to remember it. कहते अगर आपने क्लियरली एक बढ़िया विजन बनाया होगा, क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन, क्लियरली आर्टिकुलेटेड विजन पढ़कर ऐसा ना लोग कंफ्यूज हो जाएं। क्लियर होना चाहिए, बढ़िया से लिखा हुआ। इट shows the aspirations of management to the various stakeholders. Stakeholder कौन है? The people who have invested in your company, that is your shareholders and investors, your customers, your suppliers, the society in which you are operating, the government with which you are interacting. ये सभी आपके कौन है? Stakeholders हैं। तो जब आपका विजन पढ़े, इनको समझ में आए कि आप क्या बनना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, एंड जो कंपनी के अंदर वाले लोग हैं, इट हेल्प्स टू steer द एनर्जीज ऑफ कंपनीज पर्सनल इन अ कॉमन डायरेक्शन। कभी भी हमें डाउट आए कि हमें क्या करना है, वी हैव टू गो बैक टू द विजन स्टेटमेंट, द बेसिक, go back to that board where the vision statement is written, do read it again and again and you will find that yes, this is the step which you have to take. तो कॉमन डायरेक्शन में सभी के एफर्ट्स को चैनलाइज करवाना विजन। Every
सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। एवरी सब सिस्टम मतलब सभी लोग जितने भी हैं, जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं, द काइंड ऑफ डिसीजंस यू आर टेकिंग, किस तरह से अप्रोच कर रहे हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, सभी में आपका विजन नजर आना चाहिए कि भाई जो हमारा विजन है ना, हम उसको अचीव करने के लिए ये स्टेप्स सारे टेकअप कर रहे हैं। फॉर इंस्टांस, हेनरी फोर्ड्स विजन ऑफ अ कार इन एवरी गैराज हैड पार। फोर्ड कंपनी के बारे में जानते हैं, हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट किया था, तो उनका विजन था टू हैव अ कार इन एवरी गैराज। अब ये जो विजन है, पावरफुल विजन लगता है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला आई वांट टू सेल माय कार्स, दे हैड अ ड्रीम ऑफ अ कार इन एवरी गैराज, तो जिसके कारण वो कंपनी को उस हाइट्स तक लेकर जा पाए। ओके, मैं तो एक चीज से जबरदस्त कनेक्ट करता हूं, तो मैं उसके विजन मिशन के बारे में आपको लेकर चलूंगा। बात है सन 2004 की, ईयर 2004। उस साल एक फिल्म आई थी जी, वीर ज़ारा। बड़ी प्यारी फिल्म है, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी लीड रोल में। क्या मूवी थी, गजब। मैंने उस समय क्लास 12th पास की थी, बीकॉम 1 में था एसडी कॉलेज में, और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी भी स्टार्ट करी थी। मई 2005 में एग्जाम था, मई 2005 में फाउंडेशन का एग्जाम था। वीर ज़ारा के अलावा एक और फिल्म आई थी जो उस साल में, जिसका नाम था धूम। फिल्म का नाम था धूम। लगता है पता नहीं क्या होगा धूम में, लेकिन जब उस फिल्म के ट्रेलर्स आते थे तो समझ में आता था फिल्म इज अबाउट, उस फिल्म में जिस तरह से बाइक्स को पोर्ट्रे किया गया, उससे पहले कभी किसी फिल्म में नहीं किया गया था। फर्स्ट टाइम आई गेस हायाबुसा, सुजुकी हायाबुसा द सुपर बाइक वाज शोकेस्ड इन दैट पर्टिकुलर मूवी, एंड वेरियस अदर सुपर बाइक्स। जॉन अब्राहम और उसका गैंग होता है चोर, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा, उनको पकड़ने के लिए। अभिषेक बच्चन पुलिस में थे, उदय चोपड़ा सुपर बाइक से काम करता, तो उसको साथ में उन्होंने ले लिया। चलो, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फिल्म आई जी धूम। लाइफ में बहुत बार क्या होता है, आपका इंटरेस्ट क्या है आपको पता नहीं चलता। विद द एज यू ग्रो यू गेट टू नो कि यार दिस इज माई इंटरेस्ट एरिया। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कई बार हम सीए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इंटर करने के बाद लगा है, सीए बनने के बाद लगा यार ये तो नहीं करना चाहता था मैं लाइफ में। एंड इट इज वेरी असेंशियल टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कई बार हम इन चीजों को इग्नोर करते हुए जीवन की भागदौड़ में जो है उसी को करते रहते, चाहे बेमन से करते रहें। लेकिन बात यह कि जिस चीज में मन लगता है, अगर उसी को अपना प्रोफेशन बना लें, तो प्रोडक्टिविटी कितना टाइम्स हो जाएगी, डैश टाइम्स हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो वन शुड नॉट बी रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट कि यार ये मेरा सपना नहीं था, मैं ये नहीं करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो इन टू दिस फील्ड। थ्री इडियट्स फिल्म में थ्री इडियट्स फिल्म में राजू राजू नहीं फरहान फरहान थ्री इडियट्स फिल्म में फरहान वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर, लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बट ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर। चाहे इतने अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हो भी गई, क्या उसके बाद ये नहीं डाले कि अब तो मैंने कर लिया, अब तो मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा? जी नहीं, ही वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर, ही कुड बी अ बेस्ट फोटोग्राफर, सो ही गॉट इनटू दैट फील्ड। और कहते हैं पापा चाहे पैसे कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। बात बिल्कुल सही भी है। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले खुश रहना, और खुश होंगे तो जो पैसा आएगा चाहे वो कम भी हम उसमें खुश रहेंगे। और अगर हम उस काम को करके खुश नहीं है, पैसा जितना मर्जी आ जाए, हर चीज जो है पैसे से नहीं खरीदी जा सकती कहते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ बच्चे आ जाएंगे, सर पैसा दे के देखो सर, हमें हम दिखाएंगे पैसे से खुशी कैसे खरीदी जा सकती है, डॉल एंड डॉल। तो मैंने कहा विद द टाइम हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, हमारे इंटरेस्ट डेवलप होते रहते हैं, या फिर हमें पता चलता रहता है कि नहीं यार ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, आई रिलेट टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो जब धूम फिल्म आई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं साइकिल पे जाता था कॉलेज, एसडी कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़। साइकिल दिलाई थी घर वालों ने, तो मैं साइकिल पे कॉलेज जाता होता था अपने। फिल्म पता चला धूम आई है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा ये फिल्म देखनी है, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को लिया साथ में। जीवन में पहली बार मैंने बंक किया था। मतलब बंक करने का मतलब क्या होता है, घर पर ना बताना,
बता दूं, जो बच्चों को लगता है कि यार हमने तो ये बंक नहीं है, बंक की स्पेसिफिकेशन फीचर्स बता दूं। बंक का मतलब होता है घर पर ना बताना, कॉलेज में लेक्चर मिस करना, ये होता है बंक का मतलब। तो हमारा क्या था, कॉलेज के बाद सीधा हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की। तो मैंने कहा आज कॉलेज में या तो लेक्चर मिस किया, हालांकि मैं यूजुअली करता नहीं, तो शायद उस दिन छुट्टी हो गई होगी। तो मैंने कहा अभी बीच में घर जाकर क्या करेंगे, फिल्म वैसे भी लगी है, चलो देख कर आते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ उसको भी साइकिल पर बिठाया, हम दोनों फिल्म देखने चले गए। जो बच्चे चंडीगढ़ या उसके आसपास के, उन्हें पता होगा, सेक्टर 34 में पिकार्डली थिएटर होता था। उस समय मॉल कल्चर कोई नहीं था, थिएटर होता था जी, सेक्टर 34 में पिकार्डली। हम पहुंच गए थिएटर, टिकट ली और बैठ गए फिल्म देखने। भाई सिनेमा हॉल में मेरी ये तीसरी मूवी थी। पहली फिल्म देखी थी, सारी फैमिली गई थी, मम्मी पापा और हम तीन भाई, मैं सबसे छोटा भाई। हम फिल्म देखने गए थे, हम आपके हैं कौन। दूसरी फिल्म देखने गया था मैं, पापा और कुछ रिलेटिव्स थे हमारे, राजा हिंदुस्तानी। 96 97 की शायद मेरे ख्याल से बात रही होगी। तो ये फिल्म मेरे जीवन की तीसरी फिल्म थी। थिएटर में 2004 में मैं धूम फिल्म आई, धूम देखने चला गया। अब इतना ज्यादा कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट उस समय इतना ज्यादा पर्सनल नहीं थी, पर्सनल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं थी कि ये पता हो फिल्म देखने जा रहे हैं कितने घंटे में खत्म होगी, ये वो बैठ के देखने के लिए। जब आधी फिल्म हो गई, इंटरवल हो, तो याद है कि नहीं यार टाइम तो उतना है ही नहीं, ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो ट्यूशन है, भाग जाते हैं। तो हम अपनी ट्यूशन के लिए पहुंच गए, मतलब ट्यूशन मिस नहीं कर सकते, सी वॉज ऑलवेज द प्रायोरिटी। लेकिन जितने भी फिल्म देखी मजा आ गया, जितनी फिल्म देखी मजा आ गया। लगा कि यार कुछ तो मैं रिलेट कर पा रहा हूं। थी मेरे पास साइकिल, पर देख रहा हूं मैं हायाबुसा। फिल्म थिएटर में लगी हुई है। कुछ दिन बाद वापस से मौका मिला, कॉलेज में 2-3 लेक्चर एक साथ छुट्टी हो गई, प्रोफेसर थे नहीं, और मुझे लगा आज ये फिल्म पूरी देखने का मौका है। मैंने उस फ्रेंड को बोला चलेगा, कहता नहीं यार मैं नहीं चल सकता। तो मैंने दूसरे फ्रेंड को पटा लिया, मैंने कहा बैठ आजा साइकिल पर, फिल्म देखने चलते हैं। अभी वो थिएटर में लगी हुई है मूवी। तो मैं अपने दूसरे फ्रेंड के थिएटर में मूवी देखने चला गया। मैंने कहा आज तो इसे पूरी करेंगे। तभी बीच में उस फ्रेंड ने बताया कि अरे भूल गया, आज हमारी अकाउंट्स की ट्यूशन जल्दी है। तो मैं दूसरी बार भी वो फिल्म नहीं देख पाया, और मुझे कुछ अटैचमेंट फील हुई, ऐसे कहते हैं ना, एक आकर्षण फील हुआ कि यार कुछ तो है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड पे कहीं वो चीज बैठ गई कि आई लाइक दिस थिंग। साल बीतते गए, मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया, मेरा इंटर क्लियर हो गया, आर्टिकलशिप में चला गया, सीए फाइनल की तैयारी कर रहा था मैं, जहां तक मुझे याद आता है। सन था 2008, 2008। धूम 1 के बाद मैं कभी थिएटर नहीं गया। 2008 आ गया, 4 साल बाद धूम 2 आई। दिमाग की घंटे फिर बज पड़ी, मैंने कहा धूम फिल्म आई है, धूम 2 देखनी पड़ेगी। धूम 2 देखने चला गया, धूम 2 देखने चला गया, पूरी देखी धूम 2। मजा आया देखकर। उसमें उतनी ज्यादा बाइक्स नहीं थी, ऋतिक रोशन वाली धूम 2 थी, लेकिन जितनी भी थी मजा आया। जितना भी बाइक वाइक का सीन था देखकर सबसे बेस्ट वही सीन लगा। फिर से अपने जीवन में व्यस्त हो गए, सीए फाइनल निकाली, घर की परेशानी आ गई, अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स तरह तरह के होते हैं, तो स्ट्रगलिंग फिर वापस से चल पड़ा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड पे वो चीज से प्यार था। जैसे ही सीए अपना बन गए, आर्टिकलशिप खत्म हो गई। हमारे टाइम पे क्या होता था, आपका फाइनल पहले क्लियर हो जाता था, आर्टिकलशिप के कुछ महीने पड़े होते थे। तो हमारी नवंबर 2008 में सीए फाइनल का एग्जाम हो गया, और अगस्त 2009 में मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो गई। सितंबर 2009 चंडीगढ़ में ग्रैंड थॉर्नटन आई थी, ग्रैंड थॉर्नटन जीटी जिसको बोलते हैं। तो मैंने ग्रैंड थॉर्नटन की फर्म ज्वाइन कर ली। तो उस समय मेरे पास स्कूटर होता था, जहां तक मुझे याद है। सैलरी मिली, पहली सैलरी मिली मैंने कहा इतने से डाउन पेमेंट हो जाएगी। मैंने अपने फ्रेंड को बोला चल भाई बाइक लेने के लिए चलते हैं। बाइक लेने गया मैं, यामा R15। मैंने सबसे उस टाइम पर वही अफोर्ड में कर सकता था, 1.25 लाख के आसपास की बाइक थी। तो मैंने अपनी सैलरी से डाउन पेमेंट दे दी और बाकी की किस्त बंधवा ली। लेकिन और मैं खुश था, मैं खुश था, काफी खुश था, बहुत खुश था, बहुत मजे से अपनी बाइक को चलाता था। साल बीतते गए, साल बीतते गए, क्रिसमस 2013 आया। क्रिसमस 2013 कहते जी धूम 3 आई है। पता चला धूम 3 आई है। मैंने कहा यार ये फिर से आ गई, देखना बनता है। उस समय चंडीगढ़ में डीटी मॉल आया था, डीटी मॉल जी, आईटी पार्क है वहां पर, छोटा सा आईटी पार्क है। डीटी मॉल आया था, तो डीटी मॉल में फिल्म लगी थी। मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया फिल्म देखने के लिए।
पूरी फिल्म देखी, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका, 4-5 साल हो चुके, अब मैं आधी अधूरी नहीं देखूंगा भाई, अब पूरी देखूंगा। तो अपनी क्लासेस वगैरह लेता था मैं उस समय चंडीगढ़ में, क्लासेस वगैरह शेड्यूल खत्म करके आई वेंट टू सी द मूवी ऑन 25th of December 2013। स्वाद आ गया, जिसको कहते हैं मजा आ गया। 2 दिन बीते, 26-27 का दिन बीता, 28 तारीख मैंने अपने भाई को बोला, मैंने क्या मेरा बड़ा मन कर रहा है, मुझे वापस से ये फिल्म देखनी है। और बीच में धूम 1 के और धूम 2 के बीच में कोई फिल्म थिएटर में नहीं देखी, धूम 2 और 3 के बीच में कोई फिल्म थिएटर में नहीं देखी। धूम से इतना प्यार था कि धूम फिल्म देखने जाता था। 28 दिसंबर को वापस से अपने भाई के साथ में गया, फिर से देखी, फिर से बड़ा मजा आया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मतलब कहते हैं ना यार, जीवन में मंद मंद मुस्कुराना, चाहे आपके पास कुछ है नहीं है, लेकिन हाँ एक फीलिंग, एक स्माइल आती है चेहरे पर, तो मैं बड़ा खुश। 28 तारीख भी हो गई, 31 दिसंबर अगेन। मैंने कहा मेरा मन कर रहा है, घर वाले कहते साले पागल हो गए, तू बार बार एक ही फिल्म को देखने जा रहा है। भाई कहता मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा पापा को, पापा चलोगे क्या फिल्म देखने? कहते कैसी है? मैंने कहा बढ़िया, आओ चलते हैं। 31 दिसंबर इवनिंग का शो देखने में पापा के साथ चला गया। 3 बार मैंने वो एक हफ्ते के अंदर फिल्म देखी। मेरे माइंड की घंटी बज गई, राहुल द टाइम हैज कम। जो तूने एक सपना देखा है, जो सपना सजाया है, 2004 2013 31 दिसंबर, अगली डेट थी 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014। I went back to the DT mall, but not this time to see the movie, to buy something special for me. And I bought for myself, out of my money, the Harley Davidson. 1 जनवरी 2014 DT मॉल में हार्ले डेविडसन का आउटलेट आया था। जब मैं धूम फिल्म देखकर बाहर निकला, तब DT मॉल, उन्होंने क्या किया हुआ था, ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम था, क्रिसमस का टाइम था, न्यू ईयर आने वाला है, फेस्टिविटीज का माहौल है, तो उन्होंने मॉल के सेंटर में एंट्री करने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे सेंटर में बाइक ऐसे होती है ना, ऐसे खड़ी कर रखी थी, रिबन बांध के, ऐसे फिट इज अ गिफ्ट। और मुझे नहीं पता किसके लिए था भाई, वो मेरे लिए ही थी। मैं तो आज के डेट में भी कहता हूँ, जो मॉडल खड़ा था वही मॉडल मुझे चाहिए था। मुझे ये नहीं पता था कितने रुपए का क्या है। 1 जनवरी आई लैंडेड ओवर देयर, आई सेड बॉस आई वांट टू बाय दिस बाइक। कहते कौन सी खड़ी है इनमें से बता दो। मैं कहा ये वाली नहीं, ये जो बाहर तुमने लगाई ना रिबन बांध के, इट्स अ गिफ्ट फॉर मी, फ्रॉम मी टू मी, एंड आई बॉट दैट हार्ले डेविडसन बाइक। सो जब एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, हार्ले डेविडसन का ही लिखवाऊंगा। मेरा एक सपना था, मैंने उस सपने को जिया, मैंने उस सपने को पूरा किया। दिस इज माई पिक ऑन माई बाइक हार्ले डेविडसन। अब इसके बारे में लिखेंगे तो इसे जान लेना भी उचित है। इस बाइक का मॉडल का नाम होता था हार्ले डेविडसन सुपरलो, 883 सीसी ट्विन इंजन। पहले गियर में 60-70 की स्पीड तक आराम से पहुंच जाती थी। बड़ी राइड्स करी मैंने इस पर 2014 में। 2014 में ही सबसे ज्यादा चलाई थी मैंने। आई वेंट टू आगरा ऑन बाइक। बच्चे कह रहे सर बाइक पर? हाँ जी, चंडीगढ़ से आगरा बाइक पर गए थे। एंड जब जाते थे तो रैली निकलती थी, रैली इन द सेंस पूरी राइड निकलती थी। यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ राइडर्स। इन 2014 इटसेल्फ आई वेंट टू रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क है, टाइगर पार्क है राजस्थान में, वहां पर भी गए थे। और बाकी जो सिटी राइड्स एक्सेट्रा होती थी आसपास, संडे ब्रेकफास्ट राइड्स एक्सेट्रा, वो यूज्ड टू गो ओवर देयर एज वेल। एक और फोटो है मेरे पास 2 ही फोटोज मिली मुझे, तो मैंने कहा बच्चों के सामने जरूर पेश करेंगे। बाइक पर नंबर देखोगे तो चंडीगढ़ का ही नंबर है मेरा, चंडीगढ़ में ही ली थी। दिस इज माई बाइक। सो हार्ले डेविडसन की हमारी ये कहानी है। तो जब मैं विजन मिशन की बात करता हूं मुझे याद आती है वो चीज। जब 2004 में मैंने फिल्म देखी तो एक विजन था माइंड में। इट इज अबाउट द फ्यूचर, विजन इज व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। हर एक की लाइफ में ना कोई बचपन से कोई चीज बड़ी पसंद होती है हर किसी को। किसी को महंगे महंगे घड़ियों का शौक होगा, किसी को महंगे महंगे जूतों का शौक होगा, किसी को महंगे महंगे कपड़ों का, किसी को महंगे परफ्यूम का। हर किसी के अपने शौक होते हैं। मेरा शौक था ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स, कार्स एंड लिटिल बिट फोन्स एज वेल। तो मेरा जोन यही रहा और मैंने अपने उस सपने को किया पूरा। इट इज अबाउट द विजन, विजन इज अबाउट द फ्यूचर।
व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, और मिशन कहता है भाई तू उसको अकम्प्लिश करेगा कैसे। तो मेरे माइंड में था मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मुझे पैसा दिलाएगा। आई डिड माई सी, आई डिड माई सी एस, आई डिड माई सी एम में, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक्स। मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करता था सो दैट मैं लाइफ में पीछे ना रह जाऊं। मुझे कमाने थे पैसे, लेकिन कोई प्रेशर नहीं था। आई इंजॉयड डूइंग ऑल दिस, इट वॉज अ पैशन फॉर मी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज योर पैशन। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम सीए क्यों कर रहे हैं, भाई तेरा विजन क्या है, उस विजन तक पहुंचने के लिए तेरा मिशन क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ दिस थिंग वर्क्स। ये मेरी एक पर्सनल स्टोरी है, लेकिन हर बिजनेस की भी यही स्टोरी है। आप आज की डेट में हो, जाना कहां पर चाहते हो, दैट इज द थिंग विच मैटर्स। So you should have a vision of where you want to land, what you want to achieve, what you want to become. If you visualize that, you will definitely reach over there, go over there. The circumstances may be any, the circumstances may be challenging, the future may be uncertain, turbulent environment face करोगे, situations complex आएंगी, but it is you who has the part to reach that particular aim. जो आपने सपना देखा है, उस सपने को जीना, उसको अचीव करना, ये ताकत आप में ही है। चाहे मैं इसको पर्सनल बोलूं, बिजनेस बोलूं, सब जगह ये चीज कॉमन है। वेदर यू हैव एनी स्ट्रेटेजिक इंटेंट और नॉट, जी क्यों रहे हो, जीने का पर्पस क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, उस विजन तक पहुंचने के लिए क्या अपनाओगे मिशन, और उस मिशन के अंदर छोटे छोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है। एक सेकंड दीजिए। ये देखिए जी, ये अमेजोन के शुरुआती दिन है। समझ सकते हो, Amazon.com, एक कंप्यूटर बैठकर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। और आज की डेट में अमेजोन क्या है, एवरी बिजनेस, एवरी आइडिया स्टार्ट्स विद वेरी स्मॉल। बहुत छोटे से आप शुरुआत करते हैं, लेकिन आप बड़े होते जाते हैं, पहुंचते जाते हैं उस जगह जहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका विजन स्ट्रांग है, आपको यह पता है कि आपको जाना कहां तक है, आपको अचीव क्या करना है, सो आपकी पोजीशन आज क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका सपना क्या है, आप लाइफ में पहुंचना कहां पर चाहते हो, आपकी महत्वाकांक्षा है। कई बार हम पूछते हैं भाई क्या करना चाहते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर वेल हैप्पी इन देयर लाइफ। 8 से 2 की स्कूल की जॉब कर रहा है मेरा एक फ्रेंड, मतलब स्कूल में पढ़ाता है। मैं उसको बोलता 2 बजे फ्री हो जाता है, कुछ कर ले। कह रहा क्यों, क्या करना है, सब ठीक चल रहा है, मतलब कोई विजन ही नहीं है। कहता करना क्या भाई, 40-45 हजार रुपए की सैलरी आ रही है, बीवी बच्चे सब बढ़िया चल रहा है, किराए के घर में रहते हैं, अपना घर लेने की कोई ज्यादा इच्छा भी नहीं है। ही इज हैप्पी इन द वे ही इज लिविंग। मींस जिसके पास विजन है भाई, बढ़ेगा तो वही आगे। आप आज कहां हो वो मैटर नहीं करता, पहुंच कहां तक सकते हो। पुष्पा मूवी, KGF 1 स्टार्टिंग कहां से हुई थी, सड़कों पे धूल झांकते थे, लेकिन पहुंचे कहां तक। विजन था, हालांकि वो नेगेटिव काइंड का विजन था, हम उसकी प्रमोट नहीं करें, लेकिन हाँ एग्जाम्पल समझने के लिए आई कैन डेफिनेटली यूज दोज। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं। एक मिनट। ठीक है, हमने जैसे HDFC का विजन पढ़ा, एप्पल का भी विजन लिखा है। एप्पल्स CEO Tim Cook defined the vision of the company as, we believe that we are on the face of earth to make the great products and that's not changing। कितना क्लियर स्टेटमेंट, we on the face of earth to make great products, और वो दिखता है, वो दिखता है। एप्पल का फोन ले लो, फोन में इतना ना समझे, कई लोगों को फोन पसंद नहीं होता, ठीक है मैं आ जाता हूं साइड पर। उनके जो सिस्टम्स हैं, जो डेस्कटॉप है iMac, उनका मैकबुक प्रो है लैपटॉप्स, या उनके एयरपोर्ट्स हैं, वो सब चीजें क्या हैं, दोज आर द ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स रिफ्लेक्टेड इन द विजन स्टेटमेंट। कंपनी का विजन बड़ा ही क्लियर है कि वी आर हियर टू मेक द ग्रेट प्रोडक्ट, एंड इस चीज को वापस बता रहे हैं कि दैट्स नॉट चेंजिंग, दैट्स नॉट चेंजिंग। तो विजन स्टेटमेंट दिखाती है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहां तक पहुंचना
चाहते हैं। मेरे साथ आएंगे, ये हमने पॉइंट नंबर 6 लिखा था विजन के लिए, हम पॉइंट नंबर 7 लिख रहे हैं। विजन के लिए लिख रहे हैं जी पॉइंट नंबर 7। बात कर रहे हैं गूगल कंपनी का। गूगल टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड access to the world's information in one click। गूगल कंपनी का विजन है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। और क्या रियलिटी में ऐसा ही है? जी हाँ, आप गूगल खोलते, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं, इनपुट कीजिए एंड जस्ट अ क्लिक, it's just a click away, anything in the world। means these companies are living up to the vision, they have a clear idea of what they have to do। क्या करना है, कहां तक पहुंचना है। the company has got a fixed idea। और बात करेंगे हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन 1903 में स्टार्ट की गई 4 लोगों के द्वारा अमेरिकन ब्रांड मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन, पॉपुलरली नोन फॉर इट्स क्रूजिंग बाइक, नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, क्रूजिंग बाइक मींस फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस विद अ लॉट ऑफ कंफर्ट। हार्ले डेविडसन की एक और कहानी बताएंगे। हार्ले डेविडसन का विजन क्या है, लिखेंगे बिल्डिंग आर लेजेंड एंड लीडिंग थ्रू innovation, evolution and emotion। लिखिए इसे। building our legend, Harley Davidson bike has been used by a lot of famous personalities across the globe in the past and even today। तो इनका विजन स्टेटमेंट कहता है वी हैव टू बिल्डिंग आवर लीजेंड, मतलब एक कम्युनिटी जो हमारी लीजेंड्स की है उसे और बिल्ड करते रहेंगे। एंड लीडिंग मींस वी विल बी अ लीडर। कहने को तो कॉम्पिटिटर तुम्हारे बहुत सारे हैं, BMW की बाइक आती है, होंडा की आती है, यामाहा की आती है, डुकाती की आती है, बट वी विल बी द लीडर। कैसे? इनोवेशन, टाइम टाइम पर इनोवेशन करते रहेंगे, कैसे अपनी बाइक्स को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। इवोल्यूशन, इवॉल्व करते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज लाते रहेंगे। एंड इमोशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हार्ले डेविडसन इज लाइक अ फैमिली टू द पीपल हु हैव गॉट दिस बाइक। कम्युनिटीज होती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है हार्ले डेविडसन की, स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, सभी एक साथ जाते हैं, कभी भी कोई काम है, कुछ चीज है, अदर नहीं भी है। एवरी संडे everybody is meeting at a particular point, they are just going to breakfast, they are just going to cruise along, तो they have built a strong community of all the people। तो हार्ले डेविडसन कहते हैं कि इट्स एन इमोशन। कब से नहीं चलाता मैं, लेकिन आज भी मेरे पास बाइक खड़ी है, बिकॉज इट्स एन इमोशन फॉर मी, आई कांट पार्ट इट फ्रॉम मी। मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए वो मशीन नहीं है, मेरे लिए मेरा सपना है जिसे मैंने बहुत कुछ खोकर पाया है और वो हमेशा मेरे पास रहेगी। So this is the vision of these companies। Coming back, हमने कुछ नोटेबल पॉइंट्स पढ़े, हेनरी फोर्ड वाला भी पॉइंट पढ़ा। कहते जी क्या एसेंशियल्स हैं विजन के। द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। जब एक विजन बना रहे हो, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ सोचकर तो बनाना है, लेकिन बनाना भी इस प्रकार से है कि आप उस स्ट्रेटेजिक विजन के तहत अपनी कंपनी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी कर पाओ। मान लीजिए किसी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, जोश जुनून चढ़ा है, विजन बनाना है, विजन बनाना है, 10 कंपनी के विजन स्टेटमेंट खोल ली, सबको तोड़ मरोड़ के अपनी एक विजन स्टेटमेंट बना दी। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हो, विजन से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब विजन तो बना लिया इतना पावरफुल, लेकिन उसके मुताबिक काम कर ही नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप अचीव कर सकते हो वैसा ही विजन बनाना। देखो टू फोल्ड बात है, पहली हमने कहा विजन बनाओ और फिर सारे एफर्ट्स लगा दो उस विजन को अचीव करने में। लेकिन भाई अगर तेरे को पता है तेरे पास एफर्ट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है,
तो विजन भी इतना ज्यादा पावरफुल, विजन बनाओ लेकिन ऐसा मत बनाओ जिसको देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएं कि यार विजन तो ये है लेकिन तुम अपनी कंपनी को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। सो एंटरप्रेन्योर चैलेंज है कि अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द कंपनी फॉर द फ्यूचर। फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। आपका विजन आपके बारे में काफी कुछ कहता है। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ, इंटेलिजेंट एनफ एज एन एंटरप्रेन्योर की जो विजन बनाओ वो रिलेट कर पाए किससे, आपके कस्टमर से, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कनेक्ट कर पाए। दे में फील कनेक्टेड कि हाँ ये विजन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अलाइन देयर विजन विद द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट आज की डेट में हम इसलिए खरीदते होंगे क्योंकि हमें पता है कि हाँ मेरी वैल्यूज या मेरा जो विजन है वो इस कंपनी के विजन से रिलेट करता है, कुछ तो कॉमन है, कुछ तो अपनापन है, हमें ऐसा फील होता है। A well-articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. विजन अच्छा होगा तो कंपनी के एम्प्लॉइज जो टीम मेंबर्स हैं दे विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड कि हाँ हमें कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए काम करना है। एंड जितना बढ़िया विजन स्टेटमेंट होगा इट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। कहता आपको पता चलता है किस डायरेक्शन में कंपनी को लेकर आपने जाना है। ठीक है, ठीक है। LIC का भी लिखा है, ये भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं LIC लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड इट्स विजन एज अ ट्रांसनेशनली, ट्रांसनेशनल मतलब विच ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री, कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट तो है लेकिन फाइनेंशियल वाले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल हम ऑफर करते हैं, ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड टू बी अ प्राइड ऑफ इंडिया। LIC आज की डेट में लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है जिस कंट्री में ऑपरेट करती है, मतलब ट्रांसनेशनल है, तो इट इज बीइंग शोन एज इनके लिए एक प्राइड की बात है कि हाँ ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड द पीपल आर कनेक्टेड विद द कंपनी बिकॉज दे ऑफर अ लॉन्ग रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो दे वर्क एज अ कॉन्ग्लोमेरेट। और भगवान ना करे जब भी किसी की जीवन में कोई अनहोनी होती है तो आपने पॉलिसी ली होती है LIC की, तो वो ऑब्वियसली आपको काफी हेल्प करते, तो लोगों का इमोशन भी इसके साथ काफी जुड़ा होता है। नेक्स्ट आ रहे जी मिशन। हमने विजन में कुछ बात लिखी थी, विजन के वक्त कुछ बात लिखी थी, हमने कहा था इट इज अबाउट फ्यूचर। मिशन में लिखेंगे इट इज अबाउट, मिशन में लिखेंगे इट इज अबाउट टुडे। हमने क्या कहा था, विजन का मतलब है फ्यूचर में कहां तक पहुंचना है, लेकिन क्या करते हुए पहुंचोगे, क्या करोगे आप एक्चुअल में, वो क्या चीज है, दैट इज योर मिशन। इट इज अबाउट टुडे। विजन में लिखा था विजन इज व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, यहां क्या है, हाउ यू वांट टू अकम्प्लिश। लिखेंगे जी मिशन इज अ, मिशन इज सिंपली हाउ यू विल, हाउ यू विल अचीव योर विजन। मिशन स्टेटमेंट सिर्फ इतनी सी बात बताएगा कि भाई जो तूने विजन बनाया ना, उस विजन तक पहुंचने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, वो है मिशन स्टेटमेंट। बिना कुछ पढ़े सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे, बिना कुछ पढ़े सबसे पहले एक एग्जांपल पर जाएंगे। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा HDFC का विजन। कहते जी विजन क्या है, टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, मिशन की बात आ गई। HDFC बैंक हैज टू फोल्ड मिशन। फर्स्ट, to be the preferred provider of banking services for the target retail and wholesale consumer segments। वर्ल्ड क्लास कैसे बनोगे, पहले आपको इंश्योर करना होगा कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं, दे में भी रिटेल सेगमेंट, दे में भी होलसेल सेगमेंट। रिटेल सेगमेंट कौन हो गए, हम जैसे लोग हो गए जो एज एन जनरल इंडिविजुअल जा रहे हैं बैंक के पास डिफरेंट टाइप की सर्विसेज लेने के लिए। या तो मैंने बैंक के पास कोई अकाउंट मेंटेन किया है, सेविंग है, RD है, FD है, एक्सेट्रा, या फिर मैं बैंक से कोई लोन ले रहा हूं अपनी नीड के लिए, मुझे कार खरीदनी है, कार लोन, पर्सनल अपने नॉर्मल पर्सन के लिए चाहिए तो पर्सनल लोन, मुझे घर खरीदना है तो होम लोन ले रहा हूं, तरह तरह की लोन फैसिलिटी। या फिर होलसेल कस्टमर सेगमेंट जहां पर कंपनी एक्सेट्रा इनके पास एज अ कंज्यूमर जा रही है। सेकंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बैंक्स रिस्क एपेटाइट। हाँ जी, विजन स्टेटमेंट थी टू बी द वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। अब उस वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, पहली चीज जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, यू हैव टू बी देयर प्रेफर्ड पार्टनर। प्रेफर्ड पार्टनर का मतलब क्या है, भाई बैंक तो इतने सारे हैं लेकिन HDFC में ऐसा क्या है कि लोग आपके पास आए,
तो HDFC बैंक ऐसा क्या करेगा, तो ये कहता है हमारा मिशन है कि हम ऐसी ऐसी सर्विसेज देंगे, इस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे लोगों के लिए, दैट वी विल बी द प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। मतलब अगर दूसरे किसी बैंक में मान लो कार लोन का रेट चल रहा है 10%, कहते भाई हम 9.5 पे देंगे। अगर 9.5 पे दोगे तो ऑब्वियसली यू बिकम अ प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस फॉर द पीपल। और दूसरा क्या बोला, टू अचीव हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ, अगर हमने कहा वर्ल्ड क्लास लीडर बनना है तो प्रॉफिट भी तो होने चाहिए, अगर वर्ल्ड क्लास कैसे बनोगे, वर्ल्ड क्लास होने के लिए यू हैव टू हैव द गुड इंफ्रा। इंफ्रा कहां से लाओगे, पैसे से। पैसा कहां से आएगा, प्रॉफिट्स जब कमाओगे। तो कहते दूसरा जो हमारा विजन मिशन है, टू अचीव द बिजनेस ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। आगे क्या लिखता है जी, कंसिस्टेंट विद द बैंक्स रिस्क एपेटाइट। अब बैंक सब जानते हैं भाई, बैंक के पास तो पैसों का भंडार है, और तरह तरह के आप लोन्स दोगे, जो पैसा बच गया आपके पास आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तरह तरह की इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हेल्दी रिस्क टेकर बन जाओ और पैसा रेकलेसली अपना लगा दो, क्योंकि पैसा जहां लगाओगे अगर जरा से भी ऊंच नीच हुई तो वहां पर आपका पैसा डूबने का चांस आ जाएगा। तो कहता बैंक का एक रिस्क एपेटाइट है, जब भी बैंक कहीं पर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा तो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि अच्छा इतनी रिटर्न आ सकती है, यू हैव टू कंसीडर द रिस्क इन्वॉल्व्ड आल्सो इन दैट पर्टिकुलर एवेन्यू, इन दैट पर्टिकुलर डिसीजन, सो दैट आप उतना ही रिस्क ले सको जितना कि आप लेना चाहते हो, सो दैट रिस्क एंड रिटर्न की आप प्रोफाइलिंग की मैचिंग कर सको। ये तो पता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिटर्न सोचकर मत लेना क्योंकि रिस्क भी हाई है। तो मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न वाले प्रिंसिपल पर रहना, प्रॉफिट्स के लिए कहीं कुछ गलत कदम मत उठा बैठना। तो ये दो इनके मिशन स्टेटमेंट हो गए। हमने एप्पल में क्या पढ़ा था, कह रहे थे वी वांट टू मेक द ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग, वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक द ग्रेट प्रोडक्ट्स। और मिशन क्या है, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द सर्विसेज। प्रोडक्ट बना रहे हैं, विजन है to be on the face of earth to make the great products। अब what is the meaning of great product, how we will define the great product। तो जिस टाइप के इंडस्ट्री में वो हैं, सिंपल कह रहे हैं भाई we want to bring the best user experience to our customer, means when you use that particular electronic device, जब आप फोन यूज करो, जब आप उनका मैकबुक यूज करो, जब आप उनका डेस्कटॉप यूज करो, तो आपको बढ़िया लगे, आप डिफरेंशिएट कर सको एक नॉर्मल लैपटॉप डेस्कटॉप से उनके प्रोडक्ट्स को। एंड थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। आप जब यूज करते हो फोन, आपको कुछ तो अच्छा लगता है, आप कहते हैं यार कुछ तो बात है, वो जो कुछ तो बात है इनोवेशन के द्वारा वो पैदा कर पा रहे हैं, आप तक पहुंचा पा रहे हैं, विच मे बी इनोवेशन इन द हार्डवेयर और इन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी मीन सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, एंड इवन द सर्विसेज। सर्विसेज कैसी, मान लो कोई दिक्कत आ गई, हमें जाना है सर्विस सेंटर, या फिर जब मैं खरीदने के लिए उनके स्टोर में जा रहा हूं तो किस तरह की सर्विस मुझे दी जा रही है, हाउ एम आई बीइंग अटेंडेड, ये सब चीजें इसी दायरे के अंदर आती हैं। LIC का पढ़ते हैं, इंश्योर एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। LIC कह रहे जी, थोड़ी देर पहले क्या इन्होंने बोला था, इनका विजन स्टेटमेंट क्लियर था, कहते भी हमारा है कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट है, और कहते हैं हम अपने आप पे प्राउड भी फील करते हैं, क्यों, बिकॉज मिशन बता रहे हैं कि वी वांट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी by providing the products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering the resources for the economic development as well। मिशन क्या है, कहते हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे लोगों को, कैसे, तरह तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करेंगे ऑफ एस्पायर्ड एट्रीब्यूट, जो भी इंसान चाहता है उस टाइप का। आप LIC में देखोगे, अगर किसी से अगर कभी मिले हो जो LIC की प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा के बारे में, पॉलिसीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, दे हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ थिंग्स, मतलब n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। आप बताओ आपको कैसा चाहिए, शॉर्ट टाइम चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, कम रिस्क चाहिए, हाई रिस्क चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, जैसा आप महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो आपकी एस्पिरेशन है उस एट्रीब्यूट से मैच करने के लिए दे आर हैविंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स ओवर देयर। एंड सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने पॉलिसी ले ली कि अगर भाई कोई अनहोनी हो गई, इमरजेंसी हो गई, कुछ अर्जेंसी आ गई तो मेरा पैसा मुझे आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स भी हैं, रिटर्न्स भी अच्छी खासी हैं, एंड साथ में रेंडरिंग द रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जब इतने सारे लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है, दे टेक द प्रीमियम फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी, जितने कस्टमर सब प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन क्या दिक्कत सबको या क्या क्लेम सबको जा रहा है, आंसर है नहीं। मींस प्रीमियम आर इन अ ह्यूज चंक,
claims are less. तो this is the model, basic model of the insurance company. आपके पास जो पैसे हैं आप उसको कहां लगाएंगे? कहते जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम उन पैसों को यूज करेंगे। तो ये भी इनके मिशन में दिखता है, सिर्फ पैसा लेना लोगों से, उस प्रीमियम को इकट्ठा करना और क्लेम के तौर पर वापस दे देना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, सिर्फ इतना एम नहीं है। आज की डेट में LIC का जो नाम है, जो पोजीशन है, वो इस वजह से भी है कि जो काइंड ऑफ रिसोर्सेज इनके पास हैं, दे यूज दिस रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को लोन चाहिए, गवर्नमेंट LIC के पास है कि LIC गवर्नमेंट को लोन देगा। मान लो गवर्नमेंट को रेल बनानी है, रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, इंफ्रा खड़ा करना है, पैसा कहां से आ रहा है? LIC इज प्रोवाइडिंग द मनी, मींस यू आर पुटिंग इन योर रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल। तो जो आपका विजन है, उन्होंने कहा प्राइड ऑफ इंडिया। कैसे प्राइड ऑफ इंडिया? बिकॉज यू आर गिविंग द रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस टू द सोसाइटी। क्यों? बिकॉज यू आर गिविंग द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पीपल। अगर किसी की फैमिली में कभी कोई अनहोनी होती है तो आपको किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ता, हाथ नहीं फैलाना पड़ता, क्योंकि LIC कह रही है भाई हम तेरे साथ है, तूने प्रीमियम भरा है, इतने साल तक हमारी पॉलिसी ली है, नाउ इट इज अप टू अस, जो तुम्हारा क्लेम का अमाउंट बनता है, जितने रुपए की पॉलिसी है आपकी, जो सम है आपका, वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू सो दैट आपके उस समय में ये पैसा काम आ सके। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं अब मिशन के बारे में, फिर और एग्जांपल्स की बातचीत करेंगे। मैंने डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स पढ़ाए सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि यार मिशन है क्या, क्योंकि नॉर्मल थ्योरी पढ़ने से ज्यादा बेटर हमें हमेशा एग्जांपल के माध्यम से समझ आएगा। आइए देखते हैं मिशन। अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। हम कौन से बिजनेस में हैं और हम क्या करते हैं, ये पता चलता है। अब LIC ने जब ये कहा फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंट सोसाइटी, समझ में नहीं आया क्या करते हैं, लेकिन जब आगे गए तो पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स, मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। कैसे? जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, आपको कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं कि इमरजेंसी के टाइम पर आपको हाथ ना फैलाने पड़े। और प्राइड ऑफ इंडिया क्यों है? बिकॉज हम अपने सोर्सेज दे रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो विजन बताते हैं भाई तुझे पहुंचना कहां है, कैसे क्या करोगे तुम, वो यहां से पता चलता है। एप्पल ने कहा हम ग्रेट प्रोडक्ट बनाएंगे, भाई ग्रेट का मतलब क्या है? तो मिशन बता रहे कि जब हमारा कस्टमर यूज करेगा तो यूजर एक्सपीरियंस उसको बेस्ट होगा, और हम अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज सब में इनोवेशन के माध्यम से बेस्ट ही चीज कस्टमर को देना चाहते हैं। आइए, सो दीज आर द की लाइंस, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। ये मिशन स्टेटमेंट का बेसिक उत्तर है। मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई what business the firm undertakes, it defines the present capabilities, activities क्या हम कर रहे हैं, कस्टमर फोकस, और हमारा रोल क्या है सोसाइटी में, मेनली बात करें। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने लिखे हैं। मिशन delineates the firm business, its goals and ways to reach the goal. delineate, आपने जो विजन बनाया था उसको फर्दर हम एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं कि जो तुम अटेन करना चाहते हो किस तरह से अटेन करोगे। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी एंड इज डिजाइन्ड टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। जो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगा रहा है, मान लो उसने नाम सुना है, ठीक है ना, सिर्फ नाम सुना है, भाई एप्पल है, अब उसे क्या पता भाई एप्पल क्या करती है, नाम से पता चल रहा है HDFC, बताओ क्या पता चल रहा है नाम से, क्या करते हैं? आपको अगर ना पता हो, आपके सामने एक नई टर्म आ जाए HDFC, क्या लगता है क्या करते हैं, नहीं पता, तो क्या करेंगे? हम जाकर उस कंपनी का विजन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हम जाकर उस कंपनी का मिशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। भाई पहले पता तो हो किस एरिया में ऑपरेट करते हो, किस चीज में डील करते हो, सो दैट इफ वी थिंक दैट यस वी कैन कनेक्ट विद यू, सो दैट वी में पुट इन आवर फंड्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो मिशन स्टेटमेंट काफी ज्यादा हेल्प करेगी इस चीज को लाने में। और ये मेनली क्या बताएगा, जो हमने कहा, इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। कंपनी का जो मिशन होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। बताते हैं कि आपकी एम्बिशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो। इट इज इन फैक्ट द फर्म्स फ्यूचर विजुअलाइज। अब ये लाइंस लिखी है, इनको पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। It's a dramatic picture of what the company wants to become. It's a colorful sketch of how the firm wants its future to look irrespective of the current position, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बढ़िया है, ये पढ़ना है। Mission amplifies what brings the firm to this business or why it is there. मिशन बताता है कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, what brings the firm to this business, कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। Why it is there, क्यों, what existence we are seeking and what purpose it seeks to achieve as a business firm। कोशिश करके याद रखेंगे इन सबको। व्हाट ब्रिंग्स द फर्म टू दिस बिजनेस, व्हाई इट इज देयर, हम अगर ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब हर एक चीज को जो हमने एग्जांपल पढ़े उस मिशन में ढूंढने मत लग जाना, हम ब्रॉड माइंड से पढ़ रहे हैं।
व्हाई इट इज देयर, व्हाट बिजनेस यू आर अंडरटेकिंग, व्हाट एग्जिस्टेंस यू आर सीकिंग। हमने कहा भाई एचडीएफसी कह रहा था वर्ल्ड क्लास बनना है, व्हाट एग्जिस्टेंस यू सीक, आप कह रहे हैं मैं दो तरह की सर्विस दूंगा, मतलब व्हाट ब्रिंग्स योर फर्म टू द बिजनेस एंड व्हाट पर्पस इट सीक्स टू अचीव एज अ बिजनेस फर्म। तो मिशन प्लस विजन मिलाकर ये सब पॉइंट्स आपके बनेंगे, लेकिन हाँ अगर अलग से विजन के बारे में लिखना आ जाए तो हमें ये लिखना होगा। इन अदर वर्ड्स मिशन सर्व्स एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द फर्म्स वेरी प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस। व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग, व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग, आपकी प्रेजेंस क्या है मार्केट में। एचडीएफसी वाला कहेगा ना भाई हमारी प्रेजेंस ये है, दो चीजें हैं, पहला ये कि प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, और दूसरा हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द रिस्क एपेटाइट। आपकी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करता है मिशन। मतलब कोई पूछे भाई, आपको मान लो किसी कंपनी सीईओ मिले, आपको कि भाई तुम करते क्या हो, उसको आंसर देने की जरूरत नहीं, ही कैन जस्ट से गो एंड रीड आवर मिशन बॉस, यू हैव टू रीड द मिशन। तो आपको फर्म की एग्जिस्टेंस, फर्म की प्रेजेंस समझ में आएगी। एंड इट लेजिटिमेट्स द फर्म्स प्रेजेंस। लेजिटिमेट मतलब बताता है कि फर्म एग्जिस्ट क्यों करती है, ये पता चलता है मिशन से। विजन क्या था, व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, और मिशन बताते हैं क्या करने से हम वो अकम्प्लिश करेंगे जो वहां पर पड़ा था। एग्जाम्पल के लिए पॉइंट नंबर यहां पर मार्क कर रहा हूं जी 8, पॉइंट नंबर 8 बात कर रहे हैं मिशन की। हमने जो दो एग्जाम्पल पढ़े थे, फर्स्ट आई कम टू गूगल, हमने विजन क्या पढ़ा था, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। मिशन क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट universally accessible and useful, and make it universally accessible and useful। गूगल ने विजन में क्या बोला, विजन स्टेटमेंट टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। ओके समझ आ गया, कहां पहुंचना चाहते हो, कहते हैं हम ना वर्ल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कैसे, टू ऑर्गेनाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक डाटाबेस है, अगर मुझे मान लो सर्च करना है अमिताभ बच्चन के बारे में, तो अमिताभ बच्चन का एक डाटाबेस बना हुआ है, वो ऑर्गेनाइज किया गया इंफॉर्मेशन को, सो दैट पूरे वर्ल्ड में कोई भी जब गूगल पर अमिताभ बच्चन टाइप करके एंटर मारेगा, क्लिक करेगा, तो यूनिवर्सली सबके सामने एक ही जैसा रिजल्ट आएगा। वही बोल रहे टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। अब यूजफुल किसके लिए, ऑब्वियसली द पर्सन हु इज फाइंडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, और यूनिवर्सली एक्सेसिबल है। You go in any part of the world, if you have the internet, if the site has not been blocked by that country, then yes, Google is always to the rescue. Then comes the Harley Davidson. Then comes the Harley Davidson. इससे पहले कि इसको पढ़ें, मैं वापस आपको लेकर जाऊंगा मिशन में कुछ और पढ़ाने के लिए। कहते हैं आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है ना, उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। हमने कहा हाँ हम ये बताएंगे कि हम अपना विजन कैसे अकम्प्लिश करेंगे। सवाल उठता है क्या ये बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनाते हो या मार्केटिंग टाइप आंसर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन। मिशन स्टेटमेंट मतलब बनानी है तो पहले ये सोचो कि कौन से बिजनेस में आप, एंड गेट द करेक्ट एंड मीनिंगफुल आंसर। द आंसर शुड हैव द marketing or external perspective, should not be restated to production or generic activity of business। बताना है कि क्या करते हो, लेकिन बताने का जो अंदाज है वो मार्केटिंग टाइप का होना चाहिए, प्रोडक्शन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेकमे है, क्या बनाते हैं जी, कॉस्मेटिक्स आते हैं। प्रोडक्शन अगर ओरिएंटेड आंसर कहूं तो ये कह सकते हैं भाई वी मेक कॉस्मेटिक, लेकिन ये कहते क्या है, इनका मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर क्या है, ये कहते हैं इन द रिटेल आउटलेट वी सेल होप। अब भाई आप दोनों में फर्क देख लो, मैं क्या ही बोलूं।
इन अ फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक, विजन स्टेटमेंट हो गया, अच्छा कॉस्मेटिक बनाते हो, लिखा है वी सेल होप। सबसे बड़ी चीज आज की डेट में जो किसी को कोई दे सकता है वो होप ही है, एक उम्मीद ही है जो आप किसी को दे सकते हो। और लेखमे वाले कह रहे हैं भाई हम तो उम्मीद दे रहे हैं। द पर्सन गेट्स इमीडिएटली कनेक्टेड, ओके आई एम गेटिंग द होप। होप कैसे? कि भाई आप मेकअप करके और ब्यूटीफुल दिख सकते हो और अच्छा अपने आप पे कॉन्फिडेंस कैरी ऑन कर सकते हो, ये सब चीजें, तो दे आर सेलिंग होप। तो मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर, ऐसा आंसर दो कि कस्टमर आपके साथ जुड़ सके। प्रोडक्शन वाली चीज नहीं बतानी कि भाई हम ये करते हैं, बताना वही है लेकिन मार्केटिंग के अंदाज में। इंडियन रेलवे कह सकते हैं भाई वी रन अ रेल रोड, रेल चलाते हैं, but they say in fact we offer a transportation and material handling system. Indian oil, we produce oil and gasoline product, na marketing answer, we provide various types of safe and cost effective energy. तो जो ऑयल है उससे क्या है, वो एनर्जी ही तो है। तो हम ये कहेंगे वी प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। तो आंसर में प्रोडक्शन ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब अगर हार्ले डेविडसन की बात करूं तो भाई ये क्या बोलेंगे, मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वी सेल दी मोटरसाइकिल्स, सीधी बात। लेकिन ये क्या बोलते हैं, वी फुलफिल द ड्रीम्स। अब भाई मेरे साथ तो इमीडिएटली कनेक्ट हो गए। दे से दैट वी आर देयर टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ द पीपल, सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट, अ काइंड ऑफ दैट विच कैन अट्रैक्ट द पीपल, जहां लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आइए लिखते हैं इनके मिशन को 3 भागों में हमने बांटा हुआ है। पहला, fulfilling dreams through experience of fulfilling dreams through experience of motorcycling, strengthening motorcycle culture, strengthening motorcycle culture by retaining old customers and attracting new ones, strengthening motorcycle culture by retaining old customers and attracting new ones, and the last one, expanding मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स। इतना इनफ है हमारे लिए, मेन मेन जानना है हमें। आप एग्जाम के अंदर डेफिनेटली लिखकर आ सकते हैं, ये बस सोचना सिर्फ क्लास के लिए है ये एग्जाम्पल। तो हार्ले डेविडसन की विजन स्टेटमेंट कहते हैं फुलफिल ड्रीम्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ मोटरसाइकिलिंग। कनेक्ट किया, सेल कर रहे हैं मोटरसाइकिल, बट ऐसे नहीं लिख रहे वी आर सेलिंग मोटरसाइकिल, कस्टमर कहेगा अच्छा मोटरसाइकिल बेच के पैसे कमाते हैं। फुलफिलिंग ड्रीम्स, सोचो जब हार्ले डेविडसन के एम्प्लॉइज काम करते होंगे तो उनकी टॉप मैनेजमेंट उन्हें क्या कहती है, you are fulfilling the dreams of others, you are working towards the fulfillment of dreams, aspirations of the people। वहीं अगर वो कहते भाई we have to sell the motorcycles, सोचो वाइब जो है, जो वाइब है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, किस तरह की अटैचमेंट आप फील करे दोनों सेंटेंसेस के अंदर। देन स्ट्रेंथनिंग द मोटरसाइकिल कल्चर, मैंने थोड़ी देर पहले जब विजन स्टेटमेंट पढ़ी तो बताया था हार्ले डेविडसन का एक मेन रोल रहता है कि अपने कल्चर को, अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना। तो दे स्ट्रेंथन द मोटरसाइकिल कल्चर बाय रिटेनिंग द ओल्ड कस्टमर्स। रिटेनिंग ओल्ड कस्टमर का मतलब क्या है, अगर किसी ने 20 साल पहले एक बाइक ली थी तो आज तक वो वही बाइक चलाएगा जी नहीं, वो अपग्रेड करेगा लेकिन वो हार्ले डेविडसन की ही बाइक लेगा। वो 5 साल 10 साल बाद चलाएगा, फिर उसे अपग्रेड करेगा, फिर से हार्ले डेविडसन लेगा। मींस यू आर रिटेनिंग योर ओल्ड कस्टमर एंड अट्रैक्टिंग द न्यू वंस। हर कोई कस्टमर तो पहली बार तो नया ही होता है ना, तो अट्रैक्टिंग द न्यू वंस, जैसे मुझे अट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे तो बड़ा शौक है, हो सकता है मैं फ्यूचर में जाकर इस बाइक को देकर जबरदस्त एक नया बाइक उठाऊं, पता चल जाएगा आपको, डाल दूंगा इंस्टाग्राम पर। एक्सपेंडिंग द मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स, ये क्या है मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स, एक तो इटसेल्फ मोटरसाइकिल मतलब नए नए ब्रांड्स उसके लेकर, नए नए टाइप की उसमें प्रोडक्ट लाइंस में ऑफरिंग लेकर आना, नए नए प्रोडक्ट्स उतारना, मींस नया बाइक उतारना।
कि इस बाइक में ये वाला फीचर है, इस बाइक में ये वाला फीचर है, तरह तरह की क्रूजिंग बाइक रेंज तो स्टार्ट हो जाती है ना 8-10 लाख से, उसके बाद 40-50 लाख 60 लाख तक जाता है आराम से। हाँ, इंडिया में इन्होंने कुछ टाइम पहले एक 440 सीसी का बाइक भी निकाला था, वो थोड़ा सस्ता आता है, 4 लाख के आसपास उनको इन्होंने निकाल दिया था। बट यस, ओवर एंड ऑल हम इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द विजन एंड मिशन। तो विजन क्या था? बिल्डिंग अ लीजेंड लीडिंग थ्रू इनोवेशन एवोल्यूशन इमोशन। अब यहां पढ़कर ये समझ नहीं आएगा किसी को कि भाई हार्ले डेविडसन करती क्या है, इसे जानना है तो हमने कहा वेयर यू वांट टू अकम्प्लिश इज विजन, हाउ यू वांट टू अकम्प्लिश इज योर मिशन। तो ये इनका मिशन स्टेटमेंट है। सो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड गेट कनेक्टेड कि किस तरह से चीजें जो है बिजनेस वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं, और ये दोनों ही चीजें किसके अंतर्गत आ रही हैं? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। हमने जब स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़ा, हमने कहा भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट होना बड़ा आवश्यक है, और जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द विजन एंड द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आइए जी, कमिंग बैक, कहते जी व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। कहते हैं जरूरत क्या है? वैसे तो ये सवाल आना नहीं चाहिए था, बट अगर आया तो पढ़ लेते हैं। कहते जी व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव द मिशन। पहला, टू एंश्योर द यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे लोग हैं, हो सकता है हर एक का अपना एक पर्पस हो, हर कोई अपने हिसाब से काम करे, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, जब आप एक बिजनेस का पार्ट हो, आपके इंडिविजुअल पर्पस मैटर नहीं करते। यू हैव टू अचीव द पर्पस विच इज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल उठा भाई पता कैसे चले ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? कहते मिशन से पता चलेगा। टू एंश्योर द यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस। यूनैनिमिटी का मतलब है सबका एक मत होना, सबको पता होना कि यस दिस इज द थिंग विच इज आवर पर्पस, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। तो एक मिशन स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में। टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, मेन, मटीरियल, मनी, टेक्नोलॉजी कौन से एरिया में जानी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स हमें कहां पर एलोकेट करने हैं। 4 मेरे पास ऑप्शन है, कहां करें? कहते मिशन स्टेटमेंट विल गिव यू द बेसिस, इट विल प्रोवाइड यू द स्टैंडर्ड। बॉस, this is what we are going to do, so you have to allocate your resources in this. To provide a basis for motivating the use of the resources. ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एलोकेट तो कर दिए, अब बात है यूज करने की। यूज कैसे करना? मिसयूज नहीं करना। यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू यूज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज वेयर, जहां मिशन स्टेटमेंट बोल रही है। अगर मिशन स्टेटमेंट एप्पल की बोल रही है भाई इनोवेटिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो आपने इसी तरफ जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, एंड द पीपल हु हैज द अथॉरिटी टू यूज, तो उसको भी यूज वहीं करने हैं जहां पर आप अपनी मिशन स्टेटमेंट के साथ रिफ्लेक्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि मिशन स्टेटमेंट कह रही है कुछ और हमारे खर्चे किसी और डायरेक्शन के अंदर होने लगे। अब आपका मेजर एम क्या है कि जो रिसोर्सेज है उनको आपने इस जगह लगाना है। एप्पल कंपनी के पास एक बार कुछ पैसे बचे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, चलो यार इसको ना स्टॉक मार्केट में लगा देते, पड़े तो है नहीं, ट्राई करो कि क्या आप R&D में उस पैसे को भेज सकते हो। आप उस पैसे के ऊपर एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की इनडायरेक्टली मत सोचो, रादर देन जो आपका बिजनेस है डायरेक्टली उसमें इस पैसे को डालो। तो आपको जब ना समझ में आए कि पैसे का रिसोर्स का यूज कैसे करना, तो मिशन स्टेटमेंट पे जाना। टू एस्टेब्लिश अ जनरल टोन, ठीक है ठीक है ठीक है, टू एस्टेब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग किस तरफ काम करेंगे, मिशन। सारे पॉइंट्स रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, कोई भी 4 से 5 पॉइंट मोर देन एनफ हो गए। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, कभी भी किसी को, चाहे किसी भी लेवल पर कोई इंसान है, कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, फंक्शनल लेवल है, कभी भी किसी प्रकार की कोई एम्बिगुटी आपके सामने आ गई कि यार मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, तो कहते जो आपका मिशन स्टेटमेंट है इट विल सर्व एज अ फोकल पॉइंट, मींस द वन एंड द सिंगल पॉइंट वेयर यू हैव टू लुक एट द टाइम ऑफ एम्बिगुटी कि मुझे क्या करना है। यू हैव टू कम बैक टू द मिशन स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, यू हैव टू कम बैक टू अ मिशन स्टेटमेंट व्हाइल थिंकिंग कि यार ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, हमें क्या करना है, कहां जाना है। कम बैक टू द मिशन, इट विल गिव एन आइडिया। टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं मिशन का और रोल क्या है, व्हाई इज इट मोर इंपॉर्टेंट। मिशन के बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड गोल।
अगर आपका मिशन क्लियर है, वेल आर्टिकुलेटेड है, उस मिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे आगे, जो सब टॉपिक आएगा इसके बाद, दैट इज गोल एंड ऑब्जेक्टिव। हमने कहा सबसे पहले बनता है विजन, विच इज फॉलोड बाय मिशन, विच इज इन टर्न इज फॉलोड बाय गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो मिशन है वो विजन देखकर हमने बनाया कि अच्छा ये विजन है, इसको फुलफिल करने के लिए आई शुड हैव दिस मिशन। नाउ टू अचीव द मिशन, जो हमने लिखा है मिशन के अंदर, उसको अचीव करने के लिए आई विल हैव टू हैव वेरियस गोल्स एंड काइंड ऑफ वेरियस शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो वो कैसे बनेंगे? मिशन से ही तो बनेंगे। तो कहते मिशन फैसिलिटेट्स द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल बनेंगे पहले, एंड देन उनको फुलफिल करने के लिए हम एक वर्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इस तरह से बनाएंगे सो दैट सभी लोग मिलकर, सभी एलिमेंट्स मिलकर हमारे विजन मिशन को फुलफिल करें। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट, टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस and translation of those purpose into goals in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed and controlled। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे those should not be open ended, close ended हो। कितना खर्चा लग रहा है, कितना समय लगना है, परफॉर्मेंस आपकी कैसे हम जज करें, तो सब चीज के पैरामीटर जो है हम ढंग से बनाएंगे और उसको कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने आपको कह दिया, मैंने कहा या लेट्स से आपके घर वालों ने कह दिया बेटा अच्छे से पढ़कर दिखाइयो, ऐसा पढ़ कि हमें तेरे ऊपर नाज हो, कई दिन से तो मौज मस्ती करा। आपने कहा ठीक है मम्मी आज अच्छे से पढ़ूंगा। 4 घंटे हुए आप खेलने लगे, मम्मी कहते क्या कर रहा है, मैंने तो कहा था अच्छे से पढ़, कहते अच्छे से पढ़ लिया। क्या कोई जजमेंट का पैरामीटर है? नहीं है। व्हाट इज दिस अच्छे से पढ़ लेना? सब्जेक्टिव थिंग है भाई। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। बेटा आज तू हमें कम से कम 12 घंटे पढ़ के दिखा, 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल कर दिखा। ऐसा बेटा जो तू लेक्चर देख रहा है, कोशिश करके आज तू, इस टीचर का तेरा बहुत बैकलॉग चल रहा है, टीचर ने इतने सारे लेक्चर अपलोड करे थे, तेरे खत्म नहीं हुआ अब तक, तू आज ऐसा कर 3 लेक्चर एक साथ देख, 2-2 घंटे के। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव टर्म्स में आइडेंटिफाई करना अपना गोल। तो वो कह रहे कि आपका जो मिशन है उससे हम फर्दर गोल्स बनाएंगे, और ऐसे गोल्स बनाएंगे जहां पर कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस मीटर एक्सेट्रा हम असेस करें और कंट्रोल कर सके। कंट्रोल तभी पॉसिबल है अगर इनको पहले आप मेजरेबल टर्म्स में बनाओगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। अगर हमें ऐसा सवाल आता है तो हमारा ये उत्तर इसका रहेगा। उसके बाद आते हैं जी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। मिशन स्टेटमेंट के क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर्स। A good mission statement should be, याद रखने वाली लाइन, should be precise, clear, feasible, distinctive and motivating। ये सारी टर्म्स होनी चाहिए, सारी फीचर्स उसके अंदर होनी चाहिए। should be clear, ऐसा ना हो कि पढ़कर बंदा कंफ्यूज, यार तुम करते क्या हो समझ में नहीं आ रहा। it should be clear enough, precise। आप कहते समझाना है तो कम से कम 15-20 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना भाई, नहीं, प्रिसाइज, जितने कम हो, टू द पॉइंट बात करो, क्लैरिटी से करो, और ऐसा कुछ जिसको पढ़कर लगे कि हाँ भाई ये सच में है, फीजिबल है। ऐसा नहीं कि कोई भी इम्पॉसिबल चीज लिखकर डाल दी उसके अंदर। डिस्टिंक्टिव, पढ़कर ऐसा ना लगे अरे ये तो सेम इसके कॉम्पिटिटर किसने कॉपी कर ली। डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए। माना ऑटोमोबाइल में है 10 ब्रांड है, सभी का सबसे मिलता जुलता होगा, लेकिन फिर भी आपका अपना डिस्टिंक्टिवनेस उसके अंदर होना चाहिए कि लोग आपसे कोरिलेट कर पाए, एंड मोटिवेटिंग इनफ। जनरल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मोटिवेटिंग इनफ सो दैट व्हेन द एम्प्लॉइज लुक अप टू योर मिशन दे मस्ट बी मोटिवेटेड इनफ कि यार हमारा जो पर्सनल गोल है उसे छोड़कर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। इट शुड बी मोटिवेटिंग इनफ। फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ मिशन फॉर द कंपनी। ठीक है, कहता जी पहला, वन ऑफ द रोल्स ऑफ द मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसिस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट व्हिच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर सिमिलरली पोजीशन्ड कंपनी। सेम चीज जो मैंने की, एक ही इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर हैं सबका विजन और मिशन आपको देखने से एक जैसा लगेगा, क्योंकि सबको वही काम करना है। अब Hyundai को भी गाड़ियां बेचनी है, होंडा को भी गाड़ियां बेचनी है, मारुति सुजुकी को भी गाड़ियां बेचनी है। अब क्या सब अपना एक ही जैसा विजन मिशन लिख लें क्या? नहीं, डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं वन ऑफ द मेन रोल इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। एक अच्छा मिशन वही है जिसे पढ़कर उसकी अलग से आइडेंटिटी नजर आए, डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सो स्पेसिफिकली वन दैट टिपिकली सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द अदर सिमिलरली पोजीशन्ड कंपनीज। कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय What needs you are trying to satisfy। आपके मिशन स्टेटमेंट में पता चलना चाहिए कौन सी नीड सेटिस्फाई कर रहे हो। What customer groups you are targeting
टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसी यू आर यूजिंग एंड द एक्टिविटीज यू आर परफॉर्मिंग। अगर सारी भी नहीं, इसमें से मेजर चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी नीड तुम सेटिस्फाई करने की तरफ जा रहे हो। कई बार हम ऐसी चीज का सोल्यूशन निकाल देते हैं जो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। जब शार्क टैंक के एपिसोड्स आते हैं उसमें देखना लोग कैसे कैसे आइडियाज लेकर आते हैं, आपको लगेगा भाई ये क्या कर रहा है। अशिगुर कहते हैं ना भाई ये क्या कर रहा है तू, मतलब यार वो प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम जबरदस्ती सॉल्यूशन ढूंढने लगे हो। तो वो कह रहे हैं विजन स्टेटमेंट में हमें पता चलना चाहिए तू कौन सी नीड सेटिस्फाई कर रहा है। अब एप्पल अगर बोल रहा है कि भाई हम बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देंगे, तो क्या अगर यूजर एक्सपीरियंस खराब हो तो क्या वो एक प्रॉब्लम है? डेफिनेटली प्रॉब्लम है। बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस दे रहे हैं मतलब हम नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। उनका तो खैर कस्टमर ग्रुप सारा हो गया। एंड टेक्नोलॉजी एंड कंपनी, तो वो बोल रहे हैं भाई हम इनोवेशन के साथ अच्छा हार्डवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर ला कर दे रहे हैं एंड द एक्टिविटीज यू हैव टू परफॉर्म। तो उसकी विजन स्टेटमेंट में लगता है वो बोलता है कि भाई हमें ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक। एंड गुड मिशन स्टेटमेंट्स आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड। एंड मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बहुत यूनिक है। जैसे लेक्मे में हमने कहा दे सेल होप, हार्ले डेविडसन के टाइम पर हमने क्या कहा, वो कह रहे हैं भाई वी आर फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ द पीपल थ्रू द मोटरसाइकिलिंग। तो ये विजन, ये मिशन स्टेटमेंट्स पढ़कर लगता है कि हाँ ये यूनिक है उन कंपनीज के लिए जिनके लिए इनको बनाया गया है, ठीक है ना। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन के बारे में हमने ये सारी स्टडी करी। डेफिनेटली यू हैव टू रीड एंड रिवाइज वट एवर आई हैव टॉट। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा यू हैव टू सपोर्ट इट विद द एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल से सपोर्ट नहीं करोगे, मुझे पता है कई बार पता सब कुछ होता है, लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए जहां जहां पर मुझे लग रहा है मैं कंटेंट भी एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं और एग्जाम्पल्स भी, सो दैट यू मस्ट हैव द प्लेजर ऑफ एग्जाम्पल कि एग्जाम में हमें सोचना ना पड़े कि यार कौन सा एग्जाम्पल दूं। कोई भी एक या दो कंपनी का विजन और मिशन स्टेटमेंट याद रखो, सबका याद करने के बजाय किन्हीं दो का अच्छे से याद रखो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया तो हम उसको सपोर्ट कर सके एग्जाम्पल से, ठीक है। आगे की बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को हम पूरी तरह से एंड कर देंगे, जो भी बातचीत इसकी बची हुई है। इसी के साथ मैं सी राहुल गर्ग लेता हूं अलविदा। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।